नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी लैंड लॉ के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो म्यूटेशन को बहुत से लोग दाखिल खारिज के नाम से भी जानते होंगे। जो भी लोग यूपी के रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि दाखिल खारिज क्या होता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होता है यूपी में तो वहाँ पर एक दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। आप म्यूटेशन की प्रक्रिया म्यूटेशन का प्रोसेस कह सकते हैं, वो चालू हो जाता है जब भी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होता है। इन सिंपल टर्म we can say that mutation is also known as दाखिल खारिज. Whenever there is a change in possession of land, the दाखिल खारिज proceedings is started, by which we can say the name of one person is struck off and the name of another person is entered in his place in annual register known as खतौनी. खतौनी जो annual register होता है उसमें उस बंदे का नाम डाल दिया जाता है जिसने भी ज़मीन खरीदी होती है, और उस बंदे का जिसने ज़मीन बेची है अपनी उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाता है। जो कि यूपी में जब भी कोई ज़मीन कोई लेन देन होता है तो उसमें दाखिल खारिज की जो बाद में प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है म्यूटेशन। अब प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन प्रोसेस The process starts whenever there is a change in the possession of land. The change of possession may occur in any of two ways, which are by succession, by transfer. Succession से आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ज़मीन आपके माँ बाप से बच्चे पर आती है तो वो सक्सेशन के थ्रू हो जाता है। बाय ट्रांसफ़र जब भी कोई ज़मीन खरीदी जाती है एक आदमी से दूसरी तरह को पैसे देकर तो उसे बाय ट्रांसफ़र कह दिया जाता है। तो इसको हम समझते हैं कि बाय सक्सेशन क्या होता है। म्यूटेशन बाय द म्यूटेशन on the ground of succession, we can say where a person obtains possession of any land by succession, the kanungo shall make inquiry as may be prescribed, and if case it is not disputed record the same in annual register. तो इसमें हम कह सकते हैं कानूनगो का इसमें काम होता है कि वो इंक्वायरी करेगा। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है प्रॉपर्टी में तो वो एनुअल रजिस्टर जो कि खतौनी होती है उसमें जिसका भी नाम अब चढ़ना होता है उसका नाम डाल दिया जाता है। और इन केस वेयर द लैंड इज़ डिस्प्यूटेड तहसीलदार शेल डिस्पोज इट ऑफ आफ्टर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 40 एंड देन डायरेक्ट द एनुअल रजिस्टर टू बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली। अब इसमें हम कह सकते हैं कि तहसीलदार के पास एक पावर होती है कि अगर उसे लगता है कि इस लैंड में कोई डिस्प्यूट है, जो सक्सेशन वाली जो लैंड है उसमें कोई डिस्प्यूट है, और तो उसको वो अपने तरीके से हैंडल करके उस डिस्प्यूट को ख़त्म करके भी और उसमें जो खतौनी होती है खतौनी में नाम चढ़वा सकता है। लेकिन इफ़ तहसीलदार इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू विच पार्टी इज़ द पोजेशन ही शेल असर्टेन बाय सिमिलर इंक्वायरी हु इज़ बेस्ट एंटाइटल्ड टू लैंड। इससे हम समझ सकते हैं कि तहसीलदार के पास ये भी पावर है कि वो एक इंक्वायरी भी करवा सकता है कि जिससे कि उसे क्लियर पता चले। जिसमें कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदार को डाउट हो रहा है कि उसे नहीं समझ आ पा रहा है कि डिस्प्यूट को ख़त्म करवाने के बाद भी कि एक्चुअल में वो लैंड किसके फेवर में जानी चाहिए। तो उसमें तहसीलदार एक कमेटी बना सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंक्वायरी बिठा सकता है जिसमें वो ये देखेगा कि कौन सही में एंटाइटल्ड है लैंड के, और फिर उसको वो ज़मीन उसके नाम पर खतौनी में चढ़वा दी जाती है। दोस्तों अब इसमें आता है म्यूटेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34(3) एवरी पर्सन ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ लैंड बाय ट्रांसफ़र मस्ट रिपोर्ट सच ट्रांसफ़र टू तहसीलदार। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई म्यूटेशन होता है एज अ ट्रांसफ़र ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र तो उसमें सेक्शन 34(3) उसमें तहसीलदार के सामने जाकर एक बार पेश होना पड़ता है, जिसमें वहाँ पर डिटेल्स बताई जाती हैं अपनी भी, और जिसमें जो बेच रहा होता है वो भी और जो ख़रीद रहा होता है उसकी भी, दोनों की डिटेल्स वहाँ जमा की जाती हैं। और इसमें ये सेक्शन 34(3) में दिया हुआ है म्यूटेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र। इसमें हम ये भी कह सकते हैं ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 34 तहसीलदार शेल मेक सच इंक्वायरी
as appears necessary, he shall direct the annual registers to be amended accordingly. अब जब उसके पास रिपोर्ट आ जाती है ट्रांसफ़र की अंडर सेक्शन 34, तहसीलदार वहाँ पे डायरेक्ट कर देता है एनुअल रजिस्टर को अमेंड करने के लिए उसी तरह से जो कि ज़रूरी होती है खतौनी में जो नाम चढ़ना होता है उसमें कि नाम चढ़वा दिया जाए, उसके लिए उसके तहसीलदार उसके लिए आगे डायरेक्ट कर देता है एनुअल रजिस्टर में उसका नाम चढ़ाने के लिए। इसमें हम अब समझते हैं नेचर ऑफ म्यूटेशन प्रोसीडिंग कि उसका नेचर क्या होता है। म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स हैज़ बीन मेंशन टू बी जुडिशियल मैटर अंडर पैरा 911 ऑफ द रेवेन्यू मैनुअल, बट early judicial decisions and the opinion of authorities are not having such view. They say the mutation court is a summary court, and its main purpose is not to leave any plot of agricultural land without an entry in the annual register. तो इसमें अगर हम एक तरीके से नेचर कहा जाए म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स का, तो वो वैसे तो जुडिशल मैटर में ही आता है पैरा 911 ऑफ रेवेन्यू मैनुअल में, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम ऐसा व्यू नहीं है जुडिशल डिसीजंस में किसी में और बहुत सारी अथॉरिटीज़ का, जिसमें कि क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो म्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है उसका काम सिर्फ इतना है कि कोई भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कि बिना एंट्री के ना रह जाए एनुअल रजिस्टर में, जो खतौनी होती है उसमें ना रह जाए उस एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसका एंट्री ज़रूर होनी चाहिए खतौनी में। इस वजह से कहा जाता है कि वो समरी कोर्ट है, तो इसलिए लोगों के उसमें कुछ अथॉरिटीज़ के और जुडिशियल डिवीज़न सेम ऐसा व्यू नहीं रखते, जैसा कि हमारे को रेवेन्यू मैनुअल कहता है 911 का पैरा कि वो एक जुडिशियल मैटर है। तो इसमें हम लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ म्यूटेशन प्रोसीडिंग, तो हम उसमें यही कहेंगे कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग हैज़ बीन मेंशन्ड टू बी जुडिशियल मैटर अंडर पैरा 911 ऑफ द रेवेन्यू मैनुअल। तो दोस्तों आज हमने यही पढ़ा है इसके बारे में। तो हम जो क्वेश्चन आज हमारे कवर हुए हैं वो है म्यूटेशंस के कि दाखिल खारिज क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेस हमारे दो होते हैं सक्सेशन और ट्रांसफ़र का, वो हमने सक्सेशन ट्रांसफ़र अलग पढ़ा है, और उसमें हमने लास्ट में ये पढ़ा है कि उसका नेचर क्या होता है म्यूटेशन का। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।